होगा पूछिए। हम लोग पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज। अब ये इसके पहले जितने चैप्टर पढ़े हम लोग वो पार्टिकल मान के पढ़े थे। जैसे एक कार रोड पे जा रही है उसको पार्टिकल मान लेते थे, उसका वेलोसिटी u है, कुछ टाइम के बाद उसका वेलोसिटी v है और ये टाइम t लगा, डिस्प्लेसमेंट s हुआ, इसमें एक्सेलरेशन ये था, तो ये पार्टिकल मोशन। फिर सर्कुलर मोशन पढ़ते थे तो उसमें एक पार्टिकल मान लेते थे, कोई बॉडी घूम रहा है सर्किल में तो सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल कहलाता है। r रेडियस के सर्किल में घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन ऑफ पार्टिकल कहलाता था। अब यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है तो बॉडी और पार्टिकल में अंतर है, और पे पार्टिकल, और ये भी ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए पार्टिकल था। पार्टिकल काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, है ना, तो सबको पार्टिकल मान के पढ़ते थे। बॉडी का मतलब होता है कि बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन, है ना। तो मान लीजिए कि इसके बीचों बीच एक रॉड लगा जैसे ग्लोब में रहता है और इसको पूरा नचा दिए ऐसे, तो पूरा का पूरा बॉडी नाचेगा एक साथ। ये बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, सारा का सारा पार्टिकल घूम रहा है एक साथ। तो बॉडी क्या हुआ, कलेक्शन ऑफ मेनी पार्टिकल्स बॉन्डेड बाय सम फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से सब जुड़ा हुआ है, तो मेनी पार्टिकल्स। और ये घूम रहे हैं तो रोटेशनल मोशन पूरे बॉडी का पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पत्थर घूम रहा है। अब उसमें लिखा हुआ है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं, तो रिजिड बॉडी का मतलब हुआ कि अगर इसमें आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिए कोई बॉडी में, फिर भी वो दो पार्टिकल, उसके बीच का दो पार्टिकल का दूरी चेंज नहीं हो। जैसे एक कलम है, इस कलम को अगर हथौड़ा से मारेंगे तो टूट जाएगा, तो ये रिजिड बॉडी नहीं कहलाएगा। जब शेप डिफॉर्म नहीं होगा, टॉर्क लगाओ चाहे फोर्स लगाओ, शेप अपना मेंटेन रखे, कोई भी असर नहीं पड़े, तो वैसा बॉडी दुनिया में पाया नहीं जाता है। प्रैक्टिकली वो संभव नहीं है। मान लो ट्रेन चलवा दिए तो भी नहीं टूटा, दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज किया, तो वैसा बॉडी संभव नहीं है। लेकिन मान के पढ़ेंगे अगर वैसा बॉडी होता तब उसका मोशन हम लोग डिस्कस करें। तो रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर में कोई भी दो पार्टिकल ले लीजिए अगर, और ये पूरा का पूरा बॉडी मोशन कर रहा है, तो इस दोनों पार्टिकल की तरफ मिलाने वाले लाइन, दोनों पार्टिकल की तरफ को लाइन से मिला दीजिए और इसकी तरफ का वेलोसिटी सेम रहे, तब इन दोनों के बीच का दूरी चेंज नहीं करेगा। मान लीजिए कि कोई फोर्स या टॉर्क लगाए थे, इस पार्टिकल का वेलोसिटी va था, इस पार्टिकल का वेलोसिटी vb है, एंगल ये थीटा है, ये एंगल थीटा भी है। अब इस लाइन का नाम हम लोग दे देते हैं एक्स डैश एक्स। दोनों पार्टिकल के मिलाने वाले लाइन की तरफ इस va का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, va एक्स एक्स डैश की तरफ, और vb का कंपोनेंट तोड़ देंगे vb एक्स एक्स डैश की तरफ। तो रिजिड बॉडी होने के लिए इस दोनों को मिलाने वाले लाइन की तरफ का वेलोसिटी सेम होना चाहिए। तो ऊपर से देखने पे ये va cos थीटा ही हो जाएगा और इस साइड वाला vb cos थीटा भी हो जाए। इधर एंगल थीटा बना था, उधर कंपोनेंट तोड़ते हैं तो cos में लिखते हैं। ये दोनों वेलोसिटी का सेम रहेगा तो दोनों के बीच का दूरी चेंज नहीं होगा। जैसे एक सिपाही, एक चोर भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर,
इसके ठीक सामने सामने उसी डायरेक्शन में चोर आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इनके बीच का दूरी कभी चेंज नहीं होगा। 1 घंटा में जितना आगे बढ़ेगा ये भी उतना ही आगे बढ़ेगा। इस दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा, तब ये रिजिड बॉडी कहलाए। तो रिजिड बॉडी का मतलब हुआ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इनसाइड द बॉडी रिमेन सेम। उसके लिए रिजिड बॉडी होने के लिए वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, component of velocity along the line joining two particles remain same. Line joining two particles remain same. अगर वेलोसिटी सेम रहेगा तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, तब वो बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी बोलेंगे। अब इस कंसेप्ट से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी खाली हेडिंग डाले हैं, तो बहुत सारे पार्टिकल का मोशन पढ़ना है, उसमें भी कौन सा बॉडी होना चाहिए? रिजिड बॉडी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? रिजिड। रिजिड मतलब उसके अंदर में दो कण के बीच का दूरी कभी चेंज ना हो, तब वो रिजिड बॉडी कहलाए। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं आपको कि मान लीजिए एक रॉड है, ये रॉड एल लेंथ का रॉड, इसमें दो दीवार है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसमें टिका के रखे हैं। ये पूरा सरफेस स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है। छोड़ देंगे तो रॉड का लेंथ एल है, ये इधर अभी थीटा एंगल बना रहा है, तो ये इधर नीचे सरकने लगेगा, ऊपर से नीचे आएगा और ये आगे बढ़ेगा। ऐसा हो जाएगा रॉड कुछ देर के बाद, ऊपर वाला नीचे आएगा और ये आगे वाला पोर्शन आगे बढ़ते जाएगा, नीचे वाला पोर्शन आगे बढ़ते जाएगा। इस पॉइंट का नाम ए दें। अगर इसका वेलोसिटी वी नॉट है, अभी इस समय इसमें ये तस्वीर देख रहे हैं, इस पॉइंट का नाम बी दिए, तो बी वाले का वेलोसिटी कितना होगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेलोसिटी बी पॉइंट का कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप? तो कैसे बनाएंगे? तो हम लोग इसको रिजिड बॉडी मान लेते हैं। हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब इस रॉड को अगर रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करें, इस रॉड को रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करें, तो रिजिड बॉडी किसको बोलते थे? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज करना चाहिए, चाहे कोई भी फोर्स लगे। तो मान लीजिए रॉड है और ये रिजिड बॉडी की तरह इसको ट्रीट करेंगे, ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ए पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है इधर की तरफ वी नॉट, और बी पॉइंट का वेलोसिटी इधर मान लेते हैं वी बी। ये एंगल दिया हुआ था थीटा, एक पॉइंट ये मान लिए बी, एक पॉइंट ये मान लिए ए। अब इस दोनों को मिला देते हैं एक लाइन से, इस दोनों को एक लाइन से मिला दिया हम, बी पॉइंट को और ए पॉइंट को एक लाइन से मिला के आगे बढ़ा दिया। तो हम लोग जानते हैं ये रिजिड बॉडी रहेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज करना चाहिए। डिस्टेंस चेंज कब नहीं करता है? जब दोनों को मिलाने वाले लाइन की तरफ का वेलोसिटी सेम रहता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस वी नॉट का कंपोनेंट इधर निकाल देंगे, वी नॉट कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा एंगल हो गया। इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा वी नॉट, ये वीबी था, ये वीबी कॉस 90 माइनस थीटा। अब रिजिड बॉडी ये कब कहलाएगा? जब इसका वेलोसिटी इसी लाइन की तरफ और ए पॉइंट का वेलोसिटी, इस लाइन का नाम अगर हम लोग एम एम डैश लाइन दे दिए या एन एन डैश लाइन दे दिए, तो एन एन डैश की तरफ ए पॉइंट का वेलोसिटी और बी पॉइंट का वेलोसिटी दोनों सेम होना चाहिए रिजिड बॉडी होने के लिए। तो ए वाले का वेलोसिटी इधर हो जाएगा, इसका कंपोनेंट तोड़े तो वी नॉट कॉस थीटा, ए पॉइंट का वेलोसिटी इधर हो गया वी नॉट कॉस थीटा, और इसका कंपोनेंट इधर तोड़े तो इसका वेलोसिटी हो गया वी बी कॉस 90 माइनस, दोनों वेलोसिटी बराबर कर देंगे। अब cos 90 माइनस थीटा को sin थीटा बोलते हैं, तो वी बी साइन थीटा हो जाएगा। तो वी बी इक्वल टू हो जाएगा cos बाई साइन को cot थीटा बोलते हैं, तो वी नॉट cot थीटा ये चला क्या आ जाएगा? वी नॉट cot थीटा। तो वी बी हो गया वी नॉट cot थीटा, ये हो गया आंसर।
अगर इसका वेलोसिटी v नॉट है तो उसका वेलोसिटी v नॉट cot थीटा हो। ये रिजिड बॉडी के कंसेप्ट से बना लिए, तो जल्दी बन गया क्वेश्चन। नहीं, इसको पहले कैसे बनाते थे हम लोग? पहले बनाते थे, मान लिया कि ये x दूरी पे और ये y दूरी पे, तो भाई x बढ़ेगा y घटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। एल तो हमेशा सेम रहेगा। ये पहले जो पहले मेथड से बनाते थे हम लोग, तो फिर इसको डिफरेंशिएट करते थे, तो डी बाई डी टी करेंगे इसका, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत लग जाता है इसमें, और डी बाई डी टी ऑफ एल स्क्वायर, तो ये होगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी, ये होगा 2y इंटू डी वाई बाई डी टी, एल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। अब डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते हैं, एक्स वाला वेलोसिटी, एक्स बढ़ रहा है, रॉड आगे बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा, तो प्लस डी एक्स बाई डी टी को बोलते हैं हम लोग वी नॉट, और वाई का दूरी ये घटेगा, माइनस डी वाई बाई डी टी को बोलते हैं वी बी। अब ये यहाँ पे डाल देंगे, 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, एक्स इंटू वी नॉट प्लस वाई इंटू माइनस वी बी इक्वल टू 0। तब यहाँ से वी बी इक्वल टू एक्स बाई वाई इंटू वी नॉट आएगा। अब एक्स बाई वाई यहाँ पे टेन थीटा लेंगे हम लोग, कॉट थीटा लेंगे, कॉट थीटा निकालेंगे तो एक्स बाई वाई आएगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, तब ये आ जाएगा वी नॉट कॉट थीटा। ये मेथड थोड़ा लंबा हो गया, डिफरेंशिएशन करना पड़ा, और इस मेथड में रिजिड बॉडी मान के बनाए तो तुरंत हो गया। क्या किए हम लोग, इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ दिए, इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ दिए, वेलोसिटी दोनों बराबर कर दिए, बस ये आंसर आ गया। तो रिजिड बॉडी का मतलब समझ गया, दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की तरफ का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तब उसको क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी। तो हम लोग इसी तरह के बॉडी का मोशन पढ़ने वाले हैं, रोटेशनल मोशन। इसको नोट करके ओके लिखिए। दोनों से सेम आंसर आया, बट ये मेथड इजी है, बिना डिफरेंशिएशन का हो गया। अब इस चैप्टर में जितना अभी तक आप पढ़े वो सब इसमें बेस्ड है। जैसे पहले आप काइनेमेटिक्स पढ़ते थे, इसमें रोटेशनल काइनेमेटिक्स पढ़ना है, जिसका मैक्सिमम पोर्शन हम लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। रोटेशनल काइनेमेटिक्स कुछ अलग है, वो पढ़ेंगे हम। फिर जैसे वहां न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, तो वहां फोर्स पढ़ते थे, यहाँ टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, टॉर्क से नाचता है कोई बॉडी। न्यूटन्स लॉ पढ़ते थे, यहाँ भी न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन हो। पहले पढ़ते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, अब न्यूटन्स लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन इसमें। उसके बाद वहां चैप्टर पढ़े थे हम लोग फ्रिक्शन, तो यहाँ भी फ्रिक्शन का कंसेप्ट होगा, इसमें भी फ्रिक्शन का यूज देखेंगे। फिर वर्क पावर एनर्जी पढ़ते थे, तो यहाँ भी हम लोग वर्क डन बाय टॉर्क पढ़ेंगे, वर्क डन बाय टॉर्क। वर्क डन बाय फोर्स पढ़ते थे, यहाँ वर्क डन बाय टॉर्क पढ़ेंगे। फिर पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स पढ़ते थे, यहाँ पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क पढ़ेंगे, पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क लगाने से कितना पावर डिलीवर है। वहाँ काइनेटिक एनर्जी पढ़ते थे, एक पार्टिकल भी वेलोसिटी से जाता था mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, तो वर्क पावर एनर्जी जैसे वहां पढ़ते थे यहाँ भी पढ़ना है। उसके बाद वहां लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ते थे, लिनियर मोमेंटम की जगह यहाँ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे, और एंगुलर लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की जगह एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग जो है कोलिजन पढ़ते थे, तो वो कोलिजन यहाँ भी पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम पढ़ने के बाद। मतलब जितना चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं रोटेशनल मोशन में, वो सारा चैप्टर, तो इसलिए इसको बड़ा चैप्टर बोला जाता है। अब इसके अलावा एक चीज है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में आप नहीं जानते, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से लिखते हैं
और ये जानेंगे तभी हम लोग टॉर्क के बारे में जान पाएंगे, एंगुलर मोमेंटम के बारे में जान पाएंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में जान पाएंगे पूरा डिटेल में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा डिफरेंट हुआ, इतने सबको मिला के रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी चैप्टर का नाम हुआ रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड। थोड़ा बड़ा चैप्टर है, सबको एक एक करके हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर में इतना सारा चीज है। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसी से फिर टॉर्क का फॉर्मूला में यूज होगा, न्यूटन्स लॉ में यूज होगा, हर जगह यूज होगा। जैसे वहां पुली का प्रॉब्लम बनाते थे, यहाँ भी बनाएंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। उसको लिख लिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सारे टॉपिक इसमें पढ़ने हैं हम। जैसे वहां इम्पल्स पढ़ते थे, यहाँ भी इम्पल्स होगा, एंगुलर इम्पल्स होगा, है ना? एंगुलर इम्पल्स, वहां लीनियर इम्पल्स पढ़ते थे, यहाँ एंगुलर इम्पल्स पढ़ेंगे। सारा चीज एक ही जैसा है। तो जरा देखिए, तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज पढ़ना है, तो एक एक करके सीरियली हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में जान लेते। उसी चैप्टर का एक टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है? आई से सिंबल है, ना वेक्टर है ना स्केलर है, ये टेंसर है, फिजिकल क्वांटिटी है ये। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक ब्लॉक छोटा है, एक ब्लॉक बड़ा है, एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, और दोनों पे आप सेम फोर्स लगाए, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? जो छोटे वाले का है, क्योंकि फोर्स बाय मास को एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेम फोर्स लगाए, एक चूहा बैठा हुआ है, एक हाथी बैठा हुआ है, दोनों में सेम धक्का मारे एफ फोर्स से, तो कौन ज्यादा एक्सेलरेशन होगा? चूहा का ज्यादा एक्सेलरेशन हो, इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए, इसका एक्सेलरेशन कम हो जाए, मतलब A2 इज लेस देन A1। मतलब ज्यादा मास होने से सेम फोर्स लगाने के बाद एक्सेलरेशन कम होता है। मास और ज्यादा कर देंगे तो एक्सेलरेशन और कम हो जाएगा, और ज्यादा कर देंगे तो और कम हो जाएगा। तो मास इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल इनर्शिया, ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ज्यादा मास होने के बाद उसमें एक्सलेट कम करने की टेंडेंसी रहती है। उसी तरह से अगर हम एक छोटा व्हील ले लें, एक बड़ा सा व्हील ले लें, और दोनों में सेम टॉर्क लगाए, हाथ को ऐसे मोड़ते हैं, टॉर्क लगाते हैं, ऐसे व्हील पे मार दी, टॉर्क लगाए, सेम टॉर्क लगा रहे हैं, सेम टॉर्क, टॉर्क लगाने से रोटेट करता है कोई भी चीज। सेम टॉर्क लगाए, एक बड़ा व्हील था ज्यादा मास वाला, एक जो है छोटा व्हील था कम मास वाला, रेडियस इसका छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है। तो हम लोग देखते हैं कि ये ज्यादा तेजी से गिर गिर नाचेगा, ये कम तेजी से नाचेगा, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाए। टॉर्क लगाने से एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा 1, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा अल्फा 2। अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा 2 लेस देन अल्फा 1 हो। अल्फा मतलब क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा, ज्यादा तेजी से नाचेगा गिर गिर। तो सेम टॉर्क लगाने से ये वाला जो व्हील था, कम रेडियस वाला कम मास वाला, ज्यादा मास ज्यादा रेडियस वाला, दोनों में तुलना करें तो छोटा वाला ज्यादा तेजी से नाच रहा है, ये कम तेजी से नाच रहा है। तो बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है। वहां मास बोलते थे, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड यूज करते, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फर्क होगा। तो लार्जर मास और लार्जर डिस्टेंस वाला जो है ये व्हील, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब कम घूमने की टेंडेंसी होगी, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया।
इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया। मतलब नाचने का टेंडेंसी कम होगा, उसमें भागने का टेंडेंसी कम हो, तो ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने से कम रोटेट करे। तो इसका मतलब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में जो रोल है, ट्रांसलेशनल मोशन में मास का वही रोल है। मतलब मास ट्रांसलेशन मोशन में जैसे बिहेव करता है, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वही रोल। हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया plays the same role in rotational motion. Moment of inertia plays the same role in rotational motion. Same role in rotational motion as the torque in as the mass in translational motion. Rotational motion as the mass in translational motion. As the mass in translational motion. As the mass in translational motion. Same role in rotational motion as the mass in translational motion. अब क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन, तो वो डेफिनेशन हम लोग सीखने वाले हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द मेजर ऑफ रोटेशनल इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ ट्रांसलेशनल इनर्शिया। भागने का टेंडेंसी कम होगा अगर मास ज्यादा करें, नाचने का टेंडेंसी कम होगा अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। सेम टॉर्क लगाने से, टॉर्क लगाने से कोई भी चीज रोटेट करता है, तो कम रोटेशनल टेंडेंसी हो, ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने से। नोट कर लेते हैं तो ओके लिखा कीजिए, बार बार नहीं बोले। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। इसका डेफिनेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक पार्टिकल का देख रहे हैं, ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m at a distance r from the axis AB। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग एक पार्टिकल का पढ़ रहे हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, उसका मास m है, कोई एक एक्सिस है AB, और यहां से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस r है। इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB एक्सिस के अबाउट क्या होगा, उसको ऐसे पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m at a distance r from axis AB is defined as AB equal to mass into, एक बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको मास मोमेंट बोले, फर्स्ट मास मोमेंट। एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको सेकंड मास मोमेंट बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं mr स्क्वायर। तो बोले डबल मोमेंट ऑफ मास, डबल मोमेंट ऑफ मास, डबल मतलब दो बार डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। डबल मोमेंट ऑफ मास इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर्मूला हो गया m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से पार्टिकल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं, ऐसे वाला डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डबल मोमेंट ऑफ मास। ऐसा यूनिट इसका पूछेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो मास का किलोग्राम और डिस्टेंस का मीटर होता है, तो केजी मीटर स्क्वायर हो जाए। डायमेंशन इसका पूछेंगे ml स्क्वायर हो जाए, डायमेंशन हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ml स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा डायमेंशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस, ml स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन होगा। अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट बॉडी का निकालेंगे, तो उसके पहले दो थ्योरम होता है। एक थ्योरम होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। उस थ्योरम को देख लेते हैं और इसी के बलबूते पे हम लोग काम करें। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, तो मान लीजिए कोई प्लेन लेमिना है, जैसे कागज का पेज हो, थाली हो, प्लेट हो, इस तरह का यूनिफॉर्म थिकनेस का मान लीजिए प्लेन लेमिना है, और ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो ये थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के होगा, जो दोनों पे परपेंडिकुलर है एक्स और वाई पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया
about x axis plus moment of inertia about y axis. ये applicable for plane lamina. Applicable for plane lamina. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया z एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस. और दूसरा थ्योरम होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम. इसको नोट कर लीजिए जल्दी से. तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी देख लेते हैं. तो उसमें एक एक्सिस के वॉट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया रहेगा तो उसके पैरेलल एक्सिस के वॉट निकाल सकते हैं. तो कौन से एक्सिस के वॉट दिया रहेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी के वॉट दिया रहेगा. सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे होता है अगर हर जगह g का वैल्यू सेम रहे. जैसे g जो 9.8 लेते हैं हम लोग, g1, g2, g3, हर जगह अलग अलग अगर वैल्यू हो गया तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास से डिफरेंट हो जाएगा. लेकिन g हर जगह सेम है तब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे होगा बॉडी का, किसी भी बॉडी. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं जहां बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड हो. सेंटर ऑफ मास बोलते हैं जहां बॉडी का मास कंसंट्रेटेड हो. तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ने वाले हैं. पैरेलल एक्सिस थ्योरम अब ये किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एप्लीकेबल फॉर एनी बॉडी, वो प्लेन लेमिना हो चाहे पत्थर हो, किसी भी के लिए, चाहे पार्टिकल हो. तो मान लीजिए कि कोई बॉडी है, एक पत्थर है. अब इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है. इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, मान लीजिए IG है मोमेंट ऑफ इनर्शिया. इस बॉडी का बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ था ये पत्थर, और इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये G वाला पॉइंट जहाँ पे सारा वेट कंसंट्रेटेड है. उससे जाते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. IG को क्या बोले? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट 8 cg, अबाउट 8 cg, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट. तो इसके पैरेलल कोई एक्सिस अगर हो, इस वाले एक्सिस के ये पैरेलल हो गया, ये भी एक्सिस फोटो में दिख रहा है, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है. तो यहीं पे टोटल मास बॉडी का होगा m, और दोनों लाइन के बीच का पैरेलल डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर h है तो टोटल मास ले लिए बॉडी का इंटू h स्क्वायर कर दिए. अब प्लस इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख देंगे, IG को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB एक्सिस. मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते. ये एक्सिस खास है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए. इसी थ्योरम को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम. मोमेंट ऑफ इनर्शिया के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए दोनों थ्योरम का यूज होता है. इसको नोट कर लीजिए. पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे बेस्ड. एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी पे बेस्ड. पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम देखते हैं. मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर है, इसके चारों कोने पे 4 मास रखा हुआ है. यहाँ 1 kg का मास रखा हुआ है, यहाँ 2 kg का मास रखा हुआ है, यहाँ 3 kg का मास रखा हुआ है, यहाँ 4 kg का मास रखा हुआ है. 4 मास रख दिए, और इसके स्क्वायर का जो डायगोनल है इसके अबाउट जो है हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और स्क्वायर प्लेन के परपेंडिकुलर. क्वेश्चन है फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the system of 4 particles, of the system of 4 particles about an axis passing through
the center of square, passing through the center of square and perpendicular to its plane. Center of square and perpendicular to its plane फिगर में दिखाया गया, perpendicular to its plane. यही क्वेश्चन है. ये मान लिया स्क्वायर का साइड दिया रहेगा 2 मीटर का और आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, ये वाला एक्सिस क्या है, स्क्वायर पे परपेंडिकुलर है. तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन में सबका दूरी निकालेंगे हम लोग. तो ये देखिए स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a, √2 इंटू साइड लेंथ, साइड दिया था 2 मीटर, तो 2√2 मीटर हो जाएगा डायगोनल का लंबाई, और इस पार्टिकल का दूरी आधा है डायगोनल का, तो 2√2 का आधा हो जाएगा √2 मीटर. इस पार्टिकल का भी दूरी 2√2 का आधा हो जाएगा √2 मीटर, ये भी हो जाएगा 2√2 का आधा √2 मीटर, ये दूरी भी हो जाएगा √2 का आधा √2 मीटर. ऐसा. अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस AB के अबाउट, या कुछ दूसरा नाम देते हैं, ABCD लिखा हुआ है यहाँ पे, मान लीजिए ABCD नाम दे दीजिए. तो इस एक्सिस का नाम मान लीजिए MM' कर देते हैं. इस MM' एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं. ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है इसका, इधर ज्यादा मास है, इधर कम मास है. 4 2 6 7 हो रहा है, यहाँ 4 3 10, 4 3 7 2 9 kg हो रहा है. ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, स्क्वायर का सेंटर है, लेकिन दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ 4 मास पार्टिकल सिस्टम. तो MM' के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मास इंटू दूरी का स्क्वायर, तो ये 1 kg है इंटू √2 का स्क्वायर, 1 इंटू √2 का होल स्क्वायर. ये 2 kg है, इसका दूरी √2 है, तो M इंटू R स्क्वायर, MR स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहे हैं. ये 3 kg है इंटू ये डिस्टेंस हो गया, तो 3 इंटू √2 का स्क्वायर प्लस ये 4 kg और डिस्टेंस हो गया, तो 4 इंटू √2 का होल स्क्वायर. ऐसा हो जाएगा. ये पूरा हो गया 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2, ये हो गया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, ऐसा हो गया 12 और 8 20 मीटर स्क्वायर आ गया. कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 20 kg मीटर स्क्वायर. नोट कर लीजिए. इसी क्वेश्चन में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट कर दें, अगर ए से जाते हुए एक्सिस के अबाउट निकालेंगे. क्वेश्चन चेंज कर देते हैं. अब 1 kg मास जहां रखा हुआ था वहां से जाता हुआ और स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर NN' कर दिए. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो NN' के अबाउट निकालेंगे, कितना होगा ये भी पूछ देगा. तब कैसे निकालेंगे हम लोग. तो ये देखिए ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, स्क्वायर का डायगोनल था, लेकिन चारों हर तरफ मास एक जैसा नहीं रखा हुआ है. इधर वाले पोर्शन में ज्यादा मास है, इधर वाले कम में कम मास है, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्सिस नहीं है, इसलिए इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम नहीं लगाएंगे. तो हम लोग सीधा सीधा निकालेंगे MR स्क्वायर से. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है ना, ये M मास का पार्टिकल है, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, M इंटू R स्क्वायर कर देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है. वही हम लोग निकल, यही फॉर्मूला लगाएंगे, M इंटू R स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे. तो चलिए ये NN' एक्सिस के बाद निकालना है. ये मास 1 kg और एक्सिस पे ही है, उसका दूरी 0 हो गया. दूसरा मास ये 2 kg है, 4 kg या 2 मीटर की दूरी पे है, परपेंडिकुलर दूरी 2 मीटर है, तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर. और तीसरा मास जो है कि यहाँ पे 3 kg और यहाँ से दूरी 2√2 है, 3 इंटू 2√2 का स्क्वायर. और प्लस चौथा मास 4 kg है
और इसका दूरी 2 kg है, इसका मास यहाँ से 2 मीटर का स्क्वायर, 4 kg वाला लिख चुके थे, 4 kg वाला लिख चुके थे, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, ये पूरा कितना हो जाएगा 4 × 4 प्लस 3 × 8 प्लस 2 × 4 16 अब प्लस 24 40 प्लस 8 48 kg पर मीटर, 48 kg मीटर स्क्वायर। mr स्क्वायर करते जाते हैं, आंसर आ जाता है, mr स्क्वायर कर दिए, आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr स्क्वायर, वही 4 बार निकाल के जोड़ दिए तो आंसर आ गया। मास इंटू दूरी का स्क्वायर कर दिए, निकल गया। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे आपसे पूछेगा कि भाई किसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, रॉड में तो कोई पार्टिकल, कितने पार्टिकल अनेकों होंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड पूछेगा, ऑफ रॉड, थिन रॉड है, पतला रॉड है, थिन यूनिफॉर्म रॉड है, हर जगह मास सेम है, थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L and mass M about an axis passing through its center and perpendicular to its plane या its length, perpendicular to its length बोल रहे हैं। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक रॉड है छोटा सा, मतलब पतला, बहुत थीन है, थीन रॉड मान के हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्यादा चौड़ा जाएगा तो वो प्लेट कहलाने लगे। अब ये रॉड है बहुत पतला सा, L लेंथ का है और इसके सेंटर से इसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को निकालना है। मान लीजिए ए बी नाम दे दिया एक्सिस का, तो ये पूरा रॉड का लेंथ L था, आधा हो गया L/2 इधर, आधा हो गया L/2, टोटल मास इसका M। तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालेंगे, तो हम लोग तो एक पार्टिकल, हम लोग क्या जानते थे, फॉर्मूला क्या होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से लिखते हैं, और एक पार्टिकल रहता है m मास का, और इस एक्सिस से इसकी दूरी अगर r होती है तो mr स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, m × r स्क्वायर होता है फॉर्मूला। अब यही फॉर्मूला हमारे पास, इसी से क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करेंगे, रॉड को टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो कितने पार्टिकल्स में बांट सकते हैं इसको, इनफिनाइट पार्टिकल्स में, अनेकों में। तो यहाँ से x दूरी पे जाके dx मोटाई का एक रॉड के टुकड़े पे विचार करें, ये मोटाई हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा ये मोटाई dx, तो ये dx मोटाई के एक टुकड़े पे विचार करें। अब एक टुकड़ा को एक पार्टिकल की तरह मान सकते हैं, उस dx को बोलते हैं एलिमेंट्री लेंथ, उसको लिख देते हैं, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ dx, एलिमेंट्री लेंथ dx एंड मास dm, उसका मास को dm बोले, at a distance x from AB on the रॉड पे AB से x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ काट लिया। अब इसका मास कितना होगा वो निकालना होगा, तो देखिए चूंकि L लेंथ का मास m है, इसलिए यूनिट लेंथ का मास हो जाएगा m/l, एंड dx लेंथ का मास होगा m/l × dx, छोटा टुकड़ा का छोटा मास, इसी को dm बोलते हैं। अब इस पार्टिकल का मास निकल गया, अब ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे mr स्क्वायर, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ dm मास अबाउट AB एक्सिस, अबाउट AB एक्सिस क्या होगा तस्वीर में देखिए, जो मास है ये फॉर्मूला लगाएंगे, मास अब हो गया इसका dm, एक कण की तरह हो गया, एक पार्टिकल की तरह हो गया, इसकी दूरी इस एक्सिस से x है,
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका इस एक्सिस के व्हाट हो जाएगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर। अब ऐसे ऐसे जितने टुकड़े हैं काट काट के सबका निकाल के जोड़ देंगे। तो भाई इनफाइनाइट टुकड़ा होगा, सबको ऐसे मैनुअली जोड़ना मुश्किल है, इसलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट ए बी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी एक्सिस। तो आई ए बी लिखेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे डी आई ए बी को। ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े हैं। अब डीएम का वैल्यू डाल दीजिए, एम बाय एल डी एक्स था, ये एम बाय एल एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो एम बाय एल बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाइए, पूरे रॉड के लिए जोड़ना था, तो ये वाला कहलाता है एक्स इक्वल टू माइनस एल बाई टू, ये एक्स इक्वल टू 0, इधर एक्स इक्वल टू प्लस एल बाई टू। तो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट करेंगे, तो लिमिट लग जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस एल बाई टू से एक्स इक्वल टू प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट कर देंगे हम। इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो जाता है, एक पावर बढ़ा देते हैं, वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट लग गया माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। अब इसको सॉल्व कर लेना है, बस आंसर आ जाए। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ऊपर में लिखते हैं फाइनली आई ए बी इक्वल टू 3 चलाएगा साइड में, m बाई 3l हो गया नीचे, उधर l बाई 2 का होल क्यूब, l बाई 2 का होल क्यूब क्या होता है, l क्यूब बाई 8 माइनस माइनस l बाई 2 का होल क्यूब क्या होगा, माइनस l क्यूब बाई 8। ये माइनस माइनस प्लस हो जाए, घटाना था, ये वाला वैल्यू x पे रख के माइनस ये वाला वैल्यू x में रख के घटा देते हैं, तो ये जुड़ जाएगा। क्योंकि इसका जब होल क्यूब करेंगे तो माइनस एल क्यूब बाई 8 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो m इंटू ये 2l क्यूब बाई 8 हो गया, इधर पहले से 3l था, तो 2 से 8 कट जाएगा, 4 से एक l कट जाएगा, ml स्क्वायर ऊपर बचेगा बाई 12, यही आंसर हो जाए, ml स्क्वायर बाई 12, यही आंसर हो जाए। मतलब ये थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के अबाउट हो गया आंसर ml स्क्वायर बाई 12, ए बी एक्सिस के अबाउट हो गया आंसर ml स्क्वायर बाई 12। अब इसको फॉर्मूला के तौर पे याद रखेंगे, और ये बहुत यूज होता है, हर एक पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट याद रखता है। तो थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट, और रॉड पे अगर लेंथ पे परपेंडिकुलर है तब ml स्क्वायर बाई 12 हो जाए, नोट कर लीजिए इसको। ml स्क्वायर बाई 12। तो अभी आपने सीखा कि रॉड के वन एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, वो नहीं सीखा है, रॉड के सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट सीखा है। ये वाला फॉर्मूला अब आपको मालूम हो गया, एल बाई 2 था, ये एल बाई 2 था, ये परपेंडिकुलर है लेंथ पे, मास m है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने सीखा m इंटू एल स्क्वायर बाई 12, ये फॉर्मूला होगा। अब इसको आप फॉर्मूले की तरह याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको कह दे कि इस एंड के अबाउट निकालिए, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है और वन एंड से जा रहा है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है रॉड का, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, आईसीडी के अबाउट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो आई अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस टोटल मास रॉड का m, और दोनों के बीच की दूरी को h बोलते हैं, mh स्क्वायर, ये h यही वाला दूरी कहलाता है, h हो गया यहाँ पे l बाई 2 के बराबर, तो IG हो गया ये वाला, इसी को IG बोलते हैं, ये हो गया ml स्क्वायर बाई 12
अब प्लस टोटल मास रॉड का, और ये H बन गया L/2, L/2 का होल स्क्वायर डाल देंगे, ये बन जाएगा ml²/12 प्लस ml²/4। एलसीएम ले लेंगे, इसमें 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3ml²/12 बोलेंगे, ये हो गया 4ml²/12, अब 4 से 3 कट जाएगा, ये 12 ml²/3 बचेगा, मतलब ml²/12 प्लस ml²/4 जोड़ते हैं तो हमेशा ml²/3 बनेगा, ml²/3। तो ये फॉर्मूला हो गया CD एंड के अबाउट। तो इसके अबाउट जानते हैं तो इसके अबाउट भी निकल जाए, मोमेंट ऑफ कैसे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये थ्योरम फॉर्मूला होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वही फॉर्मूला लगा दिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट हम लोग देख चुके थे, ml²/12, टोटल मास रॉड का यहाँ पे m है, अब परपेंडिकुलर दूरी h है, mh² कर दो, तो फॉर्मूला पे बैठा दिए सारा चीज, ml²/3 आ गया। अब रॉड मान लीजिए इंक्लाइंड हो जाए, परपेंडिकुलर नहीं हो, परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं हो, इंक्लाइंड वाला हो, तब कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसा दे दिया, ये एक्सिस है, ऐसे रॉड ऐसे इंक्लाइंड है, बहुत पतला सा पेंसिल है और वो पेंसिल इंक्लाइंड है, इस पेंसिल का मास m है और लेंथ l है, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है AB से, तो AB एक्सिस के बाद आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कितना हो, तो भाई फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, एक पार्टिकल का फॉर्मूला जानते हैं, एक पार्टिकल का मास m है, दूरी r है, तो किसी एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी अगर r है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², ये फॉर्मूला जानते हैं, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले से बनाना है क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मान लेते हैं कि भाई z दूरी है, और z दूरी पे जाके थोड़ा सा एक छोटा सा लेंथ काट लेते हैं रॉड, dz लंबाई का, dz बहुत छोटा टुकड़ा है इसलिए इसको एक पार्टिकल की तरह बोलते हैं, वो हो गया एक पार्टिकल की तरह, उसका मास हो गया dm, जो छोटा टुकड़ा है उसका मास हो गया dm। अब इसका परपेंडिकुलर दूरी एक्सिस से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर दूरी ये वाला हो जाए, इस दूरी को x बोलेंगे। अब इस ट्रायंगल में देखिए ये z है यहाँ से यहाँ तक, और ये थीटा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर होगा z cos थीटा, इधर होगा z sin थीटा, तो ट्रायंगल से ये हाइपोटेन्यूज है, इधर z cos थीटा, इधर z sin थीटा, x बन जाएगा z sin थीटा। अब एक पार्टिकल dm का मोमेंट ऑफ इनर्शिया AB के अबाउट निकालेंगे तो उसको DIAB बोलेंगे, छोटा मोमेंट ऑफ, तो मास हो गया dm और दूरी हो गया x का स्क्वायर। dm कैसे निकालेंगे, ये था z = 0, ये z = l, तो dm जैसे पहले निकाले तो ऐसे निकालेंगे, l लेंथ का मास m है, यूनिट लेंथ का मास m/l होगा, तो dz लेंथ का मास कितना होगा, छोटा टुकड़ा dz काटे हम लोग, उसका मास होगा m/l इंटू dz, ऐसा, तो इसी को dm बोलते हैं, m/l इंटू dz, तो dm का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, m/l इंटू dz, dm का ये वैल्यू हो गया, और x का वैल्यू z sin थीटा ये भी डाल देते हैं, ऐसा बन गया, थीटा तो फिक्स है हमारा, क्वेश्चन में दिया हुआ बदलेगा नहीं, ये m इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय l हो गया, इंटू z² dz हो गया, ऐसा। अब एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया B के बाद, अब इस रॉड में है कितने टुकड़े, अनेकों, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसलिए पूरे रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ DIAB करना हो, इसको इंटीग्रेशन में डालना हो, ये सब कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन, m sin² थीटा बाय l इंटीग्रेशन से बाहर चला गया, ये बच गया z² dz। अब इसको इंटीग्रेट करना है, z = 0 से z = l तक, z = 0 से z = l तक इसमें लिमिट डाल दी, तो दिस इज इक्वल टू m sin² थीटा बाय l, तो उधर रहेगा ही,
जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है जेड क्यूब बाई 3, पावर में 1 जुड़ जाता है। अब 0 से एल तक लिमिट लगाना है। अब इसको सॉल्व कर देना है, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा m साइन स्क्वायर थीटा बाय एल, 3 भी बाहर चला गया, कांस्टेंट है। अब एक बार एल रख देंगे तो एल क्यूब हो गया, अब माइनस 0 क्यूब, ऐसा हो गया लिमिट रखने के बाद। ये बचा एल क्यूब ऊपर में, अब एल से कट जाएगा तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बचा। ये हो गया ए बी एक्सिस के बाद, यही वाला एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, यही आंसर हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम लोग, क्या निकाल रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ए बी एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ए बी एक्सिस इन फिगर। तो जब थीटा एंगल पे होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसी में से 2 स्पेशल केस आप कर सकते हैं डील इसी का। इस आंसर को अगर याद रखते हैं तो थीटा 90 कर दिया तो परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा, लेंथ के परपेंडिकुलर वाला एक्सिस। तो ये थीटा 90 करने पे साइन 91 हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 जो पहले निकाले थे वही आंसर आ जाएगा। तो रॉड को टुकड़ा करके एक पार्टिकल बना लेते हैं, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देते हैं और इंटीग्रेट कर देते हैं। उस पार्टिकल का मास निकाल के डीएम की जगह रख देते हैं और ये दूरी निकाल के रख दिए और इंटीग्रेट कर दिए। एम आर स्क्वायर फॉर्मूले से ही सब बन रहा है। हम लोग एक पार्टिकल का फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए एक छोटा पार्टिकल सबसे पहले कट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम को बनाना शुरू करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से निकालते हैं। अब जो फॉर्मूला अभी आया उस फॉर्मूले को अब अगर याद रखते हैं, इसका 2 स्पेशल केस इसमें से हो जाएगा। ये पूरा रॉड का मास m था, लेंथ l था, ये थीटा एंगल पे था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया फॉर्मूला में? ये आया एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें स्पेशल केस अगर थीटा 90 डिग्री कर देंगे तो फोटो देखिए कैसा बन जाए। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो केस 1 में हम लोग देखेंगे तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़े हुए थे। लेंथ के परपेंडिकुलर क्या होता था आंसर? एम एल स्क्वायर बाई 3, तो वही आ जाए। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन 90 तो 1 होता है। इस फॉर्मूले से निकालिएगा इसका आंसर, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ये हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 केजी मीटर स्क्वायर। तो पहले वाला जो फॉर्मूला था वही आ जाएगा इससे, तो ये याद रखने से। बोलिएगा सर अगर थीटा 0 डिग्री कर देंगे तब क्या होगा? तो थीटा अगर 0 डिग्री कर दिए, ये रॉड ऐसे जाते जाते और नजदीक जाते जाते इसी पे खड़ा हो जाए, ऐसे रॉड हो जाएगा और इसी तरह का एक्सिस हो जाएगा, ऐसे भी एक्सिस हो गया, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा तो साइन 0 डिग्री बराबर 0 हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले से, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू साइन स्क्वायर 0 डिग्री, ये तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 हो जाएगा। जो रॉड है उसी से जाते हुए एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। क्योंकि ये थिन रॉड मानते थे तो हम लोग मान लेते हैं सारा पार्टिकल इसी एक्सिस पे है, तो एक्सिस से एक्सिस पार्टिकल का दूरी 0 हो जाएगा, इसलिए 0 हो गया। सब एम आर स्क्वायर की तो दूरी सबका 0 है, क्योंकि बहुत थिन रॉड मान के पढ़ रहे हैं, बहुत चौड़ा रॉड नहीं है, थिन रॉड है। थिन रॉड होगा तब जाके 0, ये एक्सिस इतना पतला रॉड है तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 है। अब रॉड का हर तरीके से जान गए फॉर्मूला। अब अगर प्लेट दे देगा तब कैसे निकालेगा? मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर प्लेट दे दिया, जैसे ब्रेड खाते हैं आप बटर लगा के,
तो ब्रेड टाइप का रहेगा तो कैसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो ब्रेड दे देगा तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे? रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, उसको सीखना है। तो मान लीजिए कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना। अब प्लेट जो है मान लीजिए कि इस तरह से एल लेंथ लंबा है और बी लेंथ चौड़ा है। ये लेंथ इसका एल है इस प्लेट का और इसका चौड़ाई बी है। और किसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है? तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसे एक ब्रेड से जा रहा है, लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये रेक्टेंगल 90 डिग्री पे होता है, लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस है और एक एंड से जा रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सबसे पहला काम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका नाम दे देते हैं ए बी। पूरा प्लेट जो है इसका मास m है, पूरा बिस्किट की तरह है ये, इसका मास m है, पूरा बिस्किट का मास m। तब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, बिस्किट को ऐसे कट कर लेंगे, ऐसे कट कर बहुत सारे पार्ट में कट कर लेंगे। एक पार्ट ऐसे रॉड की तरह दिखेगा, ये एक पार्ट काट लिए तो रॉड की तरह दिखेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े में कट कर सकते हैं आप बिस्किट को, चाकू लगा के ऐसे कट करते गए, कट करते गए, कट करते गए, कट करते गए, है ना। या काजू बर्फी है, उसको कट कर दिया, ऐसे एक रॉड की तरह निकल गई। अब इस जो छोटा सा टुकड़ा निकला, इसका मास को डीएम बोले, इस रॉड का मास को डीएम बोले। ये जो रॉड काट लिए हम लोग, इसका मास डीएम बोले। इस प्लेट में से एक पतला सा रॉड काट लिया, तो कैसा सीन हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया, रॉड के परपेंडिकुलर वन एंड से जाता हुआ। तो वो तो अभी हम लोग पढ़े थे, एक रॉड है, इसके एक एंड से उसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, इस वाले लंबाई के परपेंडिकुलर, ये लंबाई एल है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या पड़ती है, इसका मास डीएम है, यही ए बी एक्सिस है। ऐसा सीन बन गया, इसको काट दिए तो ऐसा बन गया। ए बी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक टुकड़े का, ये डीएम मास है इंटू एल स्क्वायर, एक टुकड़े का। ये फॉर्मूला हम लोग जानते थे, मास एम रहता था तो एम एल स्क्वायर बाई 3 लिखते थे, और ऐसा है तो डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 3 लिखेंगे। अब ऐसा ऐसा कितना टुकड़ा है, ऐसा ऐसा बहुत सारा टुकड़ा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, अनेकों होगा, इन्फिनाइट टुकड़े होंगे, यहाँ भी होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, ऐसे ऐसे बहुत सारे टुकड़े होंगे, सबका डीएम इंटू एल स्क्वायर बाई 3। तो जितने रॉड काटे हैं सबको इस तरह से लिख के जोड़ देना है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि इन्फिनाइट टुकड़ा होगा, तो एल स्क्वायर बाई 3 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और जितना रॉड मिलेगा सबका मास को जोड़ देना है। तो टोटल प्लेट का मास m था, टोटल बिस्किट का मास m था, छोटा छोटा ऐसे लेंथ की तरह बिस्किट काट लिए थे तो डीएम डीएम मास सबको था। अब फिर से सबको सटा के जोड़ दिए तो फिर से बिस्किट बन जाएगा, टोटल मास m बन जाएगा एल स्क्वायर बाई 3। इस फोटो के हिसाब से सोच के लिखते हैं। जब इसको टुकड़े टुकड़े किए तो डीएम डीएम बोले, अब फिर से सबको जोड़ दिए तो m बन जाएगा, फिर वही बिस्किट बन जाएगा। तो इसका आंसर एम एल स्क्वायर बाई 3 ही आएगा प्लेट का। तो मतलब कोई प्लेट है इस तरीके का, और इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, ये लेंथ है, ये पूरा प्लेट था हम लोग का। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3। प्लेट का मास m, प्लेट का लेंथ l स्क्वायर बाई 3, लेंथ के परपेंडिकुलर है और एक एंड से जा रहा है, एम एल स्क्वायर बाई 3। ये पहला क्वेश्चन हम लोग की। अब इसी तरह का इस एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो वो अभी नया फोटो बना के बताएंगे।
ml²/3 हो जाएगा प्लेट। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालिए, ml²/3 से वैल्यू निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तस्वीर देखिए, इसका दूसरा तस्वीर देखिए। मान लीजिए इस तरह का बिस्किट है, आपको ये बिस्किट है, और इस बार बोल रहा है कि यहां से जाते हुए एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, ये वाला एक्सिस के बाद। ये ब्रेड्थ है, ये रेक्टेंगल के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, ये ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है। इस बार इसका नाम CD दे देते हैं, है ना, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। ये पूरा बिस्किट का मास m है, तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो हम लोग इस बार ऐसा रॉड कट कर लेते हैं, इसके परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर एक पतला सा रॉड कट कर लेते, ऐसे कट 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 करते चले जाएंगे तो बहुत सारा रॉड मिलेगा। सबका लंबाई इस बार क्या हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग रॉड के परपेंडिकुलर, रॉड का लंबाई अब b हो गया, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास dm हो गया। ये छोटे से टुकड़े का मास dm बोले, ये जो रॉड है जो ब्लैक किया हुआ है, इसका मास हम लोग dm बोले, एक टुकड़ा काटे हैं dm मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, ऐसा वाले का, तो dm इंटू जो लेंथ है, लेंथ यहाँ b है, b²/3, कौन से एक्सिस के अबाउट, CD एक्सिस के अबाउट, इतना हो गया। अब ऐसा ऐसा कितना लेंथ होगा, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ, अनेकों लेंथ होगा, इधर भी है अनेकों लेंथ है, सबको जोड़ना है हमको, इंटीग्रेशन करना हो, तो इंटीग्रेशन ऑफ DI/CD, तो dm का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और b²/3 इधर चला है, बाहर चला गया b²। अब क्या होगा, ये dm 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 सबको जोड़ देंगे तो फिर से ये टोटल m बन जाएगा। दिस इज m b²/3, तो इसका आंसर mb²/3 हो गया। ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है तो mb²/3, एक साइड से जा रहा है, ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है तो mb²/3। मतलब इस तरह का प्लेट दिया हुआ था आपको, और इस एक्सिस के बाद पूछ रहा था, तो mb²/3 हुआ, टोटल मास m है, ये लेंथ b है, ये l है, mb²/3 आंसर है। ये सेकंड वाला हो, रेक्टेंगुलर प्लेट का इस एक्सिस के बाद पूछेगा तो mb²/3, इसके परपेंडिकुलर है, b के परपेंडिकुलर, जिसके परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर/3, लेंथ के परपेंडिकुलर होता है तो ml²/3, ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर हुआ तो mb²/3, वन साइड से जा रहा है, वन एंड से जा रहा है। नेक्स्ट, अब अगर मान लीजिए कि प्लेट के सेंटर से जा रहा है एक्सिस और लेंथ के परपेंडिकुलर, थर्ड वाला मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेट दिया हुआ है आपको, वही बिस्किट है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हम लोग, यही बिस्किट है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लीजिए सेंटर से जाता हुआ एक्सिस के अबाउट निकालना है, और लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे है। एक बिस्किट है, इसका लेंथ l था, आधा हो गया l/2, l, इधर हो गया ब्रेड्थ b, टोटल बिस्किट का मास m है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के बाद, इस एक्सिस को मान लीजिए एक्स एक्स डैश एक्सिस बोल दिए, इस एक्सिस को क्या बोल दिए, एक्स एक्स डैश एक्सिस। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट, हम लोग को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कैसे निकालेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस बिस्किट को हम लोग ऐसे ऐसे कट कर देते हैं, इस तरह से कट करके
डिफरेंट डिफरेंट रॉड्स बना देते हैं। बिस्किट को ऐसे ऐसे कट कर देंगे तो सब रॉड रॉड बहुत सारा रॉड बन जाएगा। अब रॉड से जाते हुए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं ml²/3 होता है, ml²/12 होता है। ये रॉड का सेंटर हो गया, इसका मास हो गया dm। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग पढ़े हैं, एक पतला रॉड रहता है, उसके सेंटर से जाता हुआ और लेंथ के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है dm इंटू इसी एक्सिस के अबाउट dm इंटू L²/12 है कि नहीं। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक थिन रॉड का। हम लोग पढ़े थे कि एक पतला रॉड अगर है और उसके लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है ml²/12। क्या हो जाता है ml²/12। अब ये पूरे प्लेट का मास m था, इसमें से छोटा सा ये लेंथ काटे हैं, इसका मास dm बोले, छोटा टुकड़ा। अब ऐसा ऐसा बहुत सारा लेंथ आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके वहां तक बहुत सारा इस तरह का लेंथ कट कर सकते हैं। तो हर एक लेंथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी तरह से निकालते जाएंगे, dml²/12 dml²/12 और सबको जोड़ देंगे तो पूरा प्लेट का आ जाएगा इस एक्सिस के। तो पूरे प्लेट का निकालने के लिए क्या किए, हम इंटीग्रेट कर दिए। अब L²/12 बाहर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब ये एक का मास dm, फिर दूसरे का dm, फिर तीसरे का dm, dm 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 dm, तो पूरा प्लेट बन जाएगा, पूरा प्लेट का मास m बन जाएगा। इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो m बन जाएगा। ये ml²/12 चला है। इसका मतलब प्लेट के, कोई प्लेट है, उसके लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12। लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर ग्रेविटी से जाता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ml²/12। रेक्टेंगुलर प्लेट था। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट, ये पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़े आप अभी, इस तरह का एक प्लेट दिया हुआ था और इसके लेंथ के परपेंडिकुलर और सेंटर से जाता हुआ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ये L/2 था, ये L/2 था, ये परपेंडिकुलर टू लेंथ था, ये दूरी पूरा b है, प्लेट का मास m है। तो ये बिस्किट की तरह एक प्लेट है, एक बुक की तरह, पतला सा पेज की तरह, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फॉर्मूला होता है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ml²/12। रॉड रहता है तो बहुत सारे रॉड को ही सटा देंगे तो प्लेट बन जाएगा, बहुत सारे कलम को सटा देंगे तो एक प्लेट बन जाएगा। एक रॉड का होता था ml²/12, ऐसा ऐसा बहुत सारा रॉड हो गया। इसका मास खाली अलग है, कम मास है, तो सब रॉड का मास जोड़ देंगे तो पूरा प्लेट का मास बन गया, इसलिए ml²/12। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट हम लोग देखें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। अब इसी प्लेट का जो है ब्रेथ के परपेंडिकुलर अगर देखिएगा तब क्या होगा, तो 4th नंबर, अगर ब्रेथ के अबाउट देखिएगा तो क्या होगा, यही प्लेट है, फिर से देखिए रेक्टेंगुलर प्लेट है और ये इसको ब्रेथ को बोलते हैं, ये बी, और लेंथ को बोलते हैं, टोटल मास है m। अब इसके सेंटर से जाता हुआ ब्रेथ के परपेंडिकुलर बोल रहा है एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस ले लिए y और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे रॉड में कट कर लेंगे, छोटे छोटे रॉड में कट कर लेंगे, पतले पतले रॉड में कट। अब पूरा प्लेट का मास m था तो इस वाले रॉड का मास dm हो जाएगा। अब इस रॉड के परपेंडिकुलर है और इसका लेंथ है b, अब l लेंथ नहीं है, b लेंथ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये एक्सिस का इस रॉड के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये रॉड के सेंटर से जा रहा है, उसके जो भी इसका लंबाई है उसके परपेंडिकुलर है ये, तो dy y डैश जब रॉड के सेंटर से जाता है और लंबाई के परपेंडिकुलर होता है तो फॉर्मूला होता है मास इंटू उसका लेंथ का स्क्वायर/12। इसका लेंथ अब b हो गया है। तो अब इसको इंटीग्रेट, ऐसा ऐसा बहुत सारा रॉड कर सकता है, कितना रॉड इस प्लेट में से निकाल सकते हैं, अनेकों, इस तरह का बहुत सारा रॉड निकलेगा। तो हर एक रॉड का इसी तरह से फॉर्मूला ये सब जोड़ देना है, तो इनफिनाइट रॉड होंगे इसलिए इंटीग्रेशन करना होगा।
मैनुअली नहीं जोड़ के इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो b²/12 कांस्टेंट है, बाहर चला गया, खाली डीएम को जोड़ देना है। इसका डीएम, इसके बगल का डीएम, सब डीएम जोड़ देंगे तो पूरा प्लेट का मास m बन जाए, mb²/12 हो जाए। तो क्या सीखे आप? कोई प्लेट के ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर, ये सीखे कि कोई इस तरह का प्लेट दिया जाएगा रेक्टेंगुलर, और उसके ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेगा, सेंटर से जाता हुआ ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर, तो ये mb²/12 हो जाता है, टोटल मास m है। तो ये फॉर्मूला हो जाता है mb²/12, ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर फॉर्मूला हो जाता है mb²/12। तो जो ब्रेड्थ है उसके परपेंडिकुलर है तो mb²/12। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं प्लेट में क्या क्या सीखे आप। तो प्लेट का देखिए, आप जो फॉर्मूला सीखे, क्या क्या सीखे जा देखिए। ये प्लेट है, तो इससे जाते, एक एंड से जाता हुआ, और ये लेंथ के परपेंडिकुलर इसको बोले, तो ये इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पढ़े ml²/3। और ये वाला एक्सिस जो है ये ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर होगा, ये ब्रेड्थ है उसके परपेंडिकुलर होगा, इसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े mb²/3। वन एंड से जा रहा है, एक साइड से जा रहा है तो mb²/3, सेंटर से जाता है तो ml²/12 पढ़ते हैं। इसके बाद ये लेंथ के परपेंडिकुलर है तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े ml²/12। अगर ये ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर जाता है तो इसके बाद पढ़े आप mb²/12, ये ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े आप mb²/12। इसके बाद क्या पढ़े mb²/12, सेंटर से जा रहा है और ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर है mb²/12, और वन एंड से जा रहा है, ब्रेड्थ के परपेंडिकुलर वन एंड से जा रहा है तो mb²/3। ये सब आप पढ़ लिए चारों। अब अगर मान लीजिए इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोल दें और इसको वाई एक्सिस बोल दें, तो इसके परपेंडिकुलर जो है खड़ा होगा ये जो लाइन, ये जेड एक्सिस कहलाएगा, जेड जेड डैश कहलाएगा, ये प्लेट पे परपेंडिकुलर है। तो ये आपका हो गया ये वाला एक्स, इसी को एक्स एक्सिस बोल देते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस नाम दे देते हैं, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया ये ऐसा। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता था? एक थ्योरम होता था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहता है कि जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहता है कि जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू एक्स एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस वाई एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये थ्योरम होता है। तो जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके व्हाट आपसे पूछ दिया कि कितना होगा, तो ये वाला एक्स एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb²/12, और ये वाई एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ लिखा हुआ है ml²/12, वो जोड़ देंगे तो जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसके व्हाट आ गया जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, जेड एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड क्या हो? ये प्लेट पे परपेंडिकुलर है, फोटो में दिख रहा है, तो पूरा किताब पे खड़ा है ये खंबा, तो उसके व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ गया, एक पेज पे परपेंडिकुलर है। अब अगर आपको मान लीजिए इधर इधर बोल दिए, यहां से जाता हुआ इसके परपेंडिकुलर बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए, ये वाला, इसका नाम मान लीजिए कि हम लोग दे देते हैं mm डैश, इस एक्सिस के व्हाट बोला। अब देखिए ये जो खड़ा था एक्सिस, ये भी खड़ा है, तो ये दोनों पैरेलल हो गया, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे हम लोग। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या बोलता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो जा रहा है एक्सिस,
इसके अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। ये और ये पैरेलल है, इसके अबाउट पता हो गया हम लोग को, यही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको। और तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है mm डैश के अबाउट। ये फॉर्मूला होता था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस टोटल मास ऑफ द प्लेट इनटू दोनों एक्सिस के बीच का जो परपेंडिकुलर दूरी है उसको अगर h बोले तो h स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। IG प्लस mh स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, IG हमारा इतना आ गया है mv स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12 और टोटल मास प्लेट का m है। अब इस दोनों खंबे के बीच का परपेंडिकुलर दूरी देखिए, ये कितना है, ये लेंथ बाई 2 है, आधा आधा में बांट देंगे, ये आधा लेंथ l बाई 2 है, आधा लेंथ l बाई 2 है, पूरा l था, यहां से लेके आधा आधा है, तो ये दूरी है l बाई 2, ये पूरा लेंथ l था और ये आधा आधा में बांटा हुआ, ये l बाई 2 दूरी है। h यहाँ पे बन जाएगा l बाई 2, l बाई 2 का होल स्क्वायर इसमें और जुड़ जाएगा, IG प्लस m इंटू l स्क्वायर बाई 2। अब ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 4 ml स्क्वायर बाई 3 बन जाता है, तो mm डैश बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बाई 12। ये जब दोनों ऐड करेंगे, ऐड करके ये ml स्क्वायर बाई 3 बन जाए, यही फॉर्मूला है। इस तरह से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से निकाल सकते हैं। ये प्लेट का पूरा कहानी हो गया। तो कोई भी एक्सिस के अबाउट आपको बोलेगा, इसके अबाउट बोलेगा तो क्या बोलिए, इसके अबाउट प्लस mv स्क्वायर बाई m इंटू b बाई 2 का होल स्क्वायर, इसके अबाउट भी निकल जाएगा, परपेंडिकुलर अगर बना दे इसके पैरेलल हो जाएगा। तो मास इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर करते जाएंगे, निकलते चला जाएगा, जो पूछेगा उसके हिसाब से बनाते चले जाएंगे हम। तो पहले एक एक करके बताए, फिर कंबाइन करके आपको दिखाए सब चीज। इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग प्लेट के किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्लेट स्क्वायर प्लेट हो जाए और तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा उसके सेंटर के अबाउट, तो कैसे निकालिएगा, देखिए क्वेश्चन। मान लीजिए स्क्वायर प्लेट दे दिया, क्या दे दिया, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर प्लेट में हर एक साइड सेम हो जाएगा, रेक्टेंगुलर प्लेट में अलग अलग था, एल और बी सेम हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड सेम हो जाएगा। ये मान लीजिए स्क्वायर प्लेट से जितना लंबाई है उतना ही चौड़ाई है और 90 डिग्री पे एंगल है। अब इसके सेंटर से जाते हुए एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं और इस पे परपेंडिकुलर है, प्लेट पे क्या है, परपेंडिकुलर है, खड़ा है इस तरह से 90 डिग्री। ये जेड जेड डैश एक्सिस बोल रहे हैं, इसी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। ये प्लेट का चारों तरफ से सेम मास है, तो ये पूरा प्लेट है, इसका मास पूरा m, स्क्वायर प्लेट है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, तो ये वाला जो है दूरी b है, तो b का भी वैल्यू a हो गया और ये लेंथ है, ये भी a है, स्क्वायर प्लेट है। तो अभी हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेट में इस एक्सिस के बाद क्या फॉर्मूला पढ़े थे, mv स्क्वायर बाई 12 और प्लस ml स्क्वायर बाई 12 यही पढ़े थे। तो यहाँ पे l और b दोनों बराबर है, a के बराबर हो गया, l और b दोनों में a पुट कर देंगे, ma स्क्वायर बाई 12 प्लस ma स्क्वायर बाई 12, ये हो गया 2ma स्क्वायर बाई 12, ये बन गया ma स्क्वायर बाई 6, ये बन जाएगा ma स्क्वायर बाई 6, ma स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर बाई 6। तो स्क्वायर के प्लेट के परपेंडिकुलर सेंटर से जाता हुआ, ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जाता हुआ और उस प्लेट पे परपेंडिकुलर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया ma स्क्वायर बाई 6, ma स्क्वायर बाई 6। अब डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ, इसके डायगोनल के अबाउट बोलेगा अगर, तब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ma स्क्वायर बाई 6 हो, मास दिया रहेगा, साइड दिया रहेगा, ma स्क्वायर बाई 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ma स्क्वायर बाई 6।
अब मान लिया इसके डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो वो कैसे निकालें? स्क्वायर प्लेट के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा, तो कैसे निकालें? तो स्क्वायर प्लेट के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालें? तो मान लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, अबाउट डायगोनल ऑफ स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो मान लीजिए ये प्लेट है, स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होगा। अब इसका डायगोनल ऐसे हो, अब इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे थे, इस डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता था, mr स्क्वायर एक पार्टिकल होता है, तो एक पार्टिकल का मास m है और दूरी यह एक्सिस से b है, से r है, परपेंडिकुलर दूरी। यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला यही था। तो मतलब मास कितना है और कितने दूरी पे, उस पर डिपेंड कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम मास अगर नजदीक आ जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, सेम मास अगर दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाएगा। मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है कि मास कितना है और कितने दूरी पे है, दोनों चीज पे, उसको मास डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, है ना। मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है उस पर भी डिपेंड करता है, कितना कितना दूरी पे रखा गया। अब मास बढ़ा दीजिएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ा दिया तो बढ़ जाएगा, दूरी घटा दिया तो घट जाएगा। सेम मास है लेकिन दूरी घटा दिए, एक्सिस से दूरी, डिस्टेंस घट जाएगा। हर एक कण का, हर एक कण का, हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अगर एक्सिस से कम हो जाएगा, नजदीक हो जाए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। तो हम लोग को अब इस प्लेट को मान लीजिए कि हम लोग इस प्लेट को आप देख रहे थे, इस प्लेट को मान लीजिए कि ऐसे कट कर दें हम लोग, पूरा डायगोनल से बीचों बीच ऐसे कट कर दें हम लोग, तो अब इसको बहुत सारे पार्टिकल में बांट सकते हैं प्लेट को आप। तो हर एक पार्टिकल का दूरी mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर mr स्क्वायर जोड़ेंगे तो फिर ये भी बहुत सारे पार्टिकल में कटेगा। तो हर एक पार्टिकल का mr स्क्वायर यहाँ से परपेंडिकुलर दूरी जोड़ेंगे तो कुछ आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हर एक कण में मान लीजिए करोड़ों लाखों कण में बांट दिए और सबका mr स्क्वायर निकालते गए, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी निकालते गए और जोड़ दिए, कुछ आया। अब कोई इंसान इस तरह से प्लेट को कट कर दिया, प्लेट को ऐसे कट कर दिया। अब इसको भी बहुत सारे कण में बांट दीजिए, mr स्क्वायर सबका निकाल के जोड़ दीजिए। फिर इधर भी सारे कण में बांट दीजिए, सबका mr स्क्वायर निकाल के जोड़ दीजिए। अब बताइए कि ये वाला वैल्यू जो आएगा और ये वाला जो वैल्यू आया, दोनों सेम आएगा कि अलग आएगा? जैसा यहाँ पे जितना पार्टिकल यहाँ था उतना ही यहाँ, जितना पार्टिकल यहाँ था उतना ही यहाँ, जैसा ऐसा दूरी इधर है वैसा वैसा ही दूरी इधर भी है, तो दोनों सिमेट्रिक है। इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डायगोनल के अबाउट चाहे इस डायगोनल के अबाउट, दोनों सेम हो जाए, दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। mr स्क्वायर निकाल के अगर जोड़े हम लोग, मेहनत करें, बहुत सारे पार्टिकल, जितने पार्टिकल है सब पार्टिकल में तोड़ के और जोड़े हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि भाई दोनों सिमेट्रिक है। ऐसे डायगोनल काटे चाहे इधर से डायगोनल काटे, इधर से काटे, दोनों सेम आ जाता है। इसी को बोलते हैं बाय सिमेट्री। बाय सिमेट्री, जितना मास था उतना ही मास है, जितना दूरी था उतना ही दूरी है। तो इस वाले डायगोनल के अबाउट ये डायगोनल जो है D1 D1 डैश बोल दिए, ये डायगोनल D2 और D2 डैश बोल दिए। तो हम लोग यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं कि D1 डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और D2 डैश के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों सेम है, तो इसको आईडी बोल देते हैं। कैसे? सिमेट्री से, बाय सिमेट्री। सिमेट्री से देखें, ऐसे निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे ऐसे निकाले, दोनों सेम आएगा। जब इतना बात आपको पता चला तब आप जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से काम कर सकते हैं। ये था स्क्वायर, इस एक्सिस, ये डायगोनल 90 डिग्री होता है स्क्वायर का, और ये हो गया तब एक्स एक्सिस की तरह 90 डिग्री पे, तो ये वाई एक्सिस हो गया, और इस पे खड़ा है ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया, ये तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस बन गया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यही एक्स वाला जो है ये था एक्सिस, वाई वाला ये एक्सिस था, तो ये भी हो गया आईडी और ये भी हो गया आईडी। प्लेट में इन दोनों एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है। और आई जेड अभी आप थोड़ी देर इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, ये वाला आप पढ़े थे, कितना आता है, एम ए स्क्वायर बाय
ma स्क्वायर बाय 6 आया था आंसर, मास m है, इस एक्सिस के अबाउट अभी हम लोग पढ़े थे ma स्क्वायर बाय 6 आया था iz, तो iz को रख देंगे यहाँ ma स्क्वायर बाय 6, स्क्वायर प्लेट है तो अगर ये स्क्वायर प्लेट है तो iz हो जाता है ma स्क्वायर बाय 6, तो 2id इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6, तो id इक्वल टू कितना आ गया डायगोनल के अबाउट ma स्क्वायर बाय 12, ये 2id इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 6, तो id इक्वल टू ma स्क्वायर बाय 12, तो ये स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट फाइनल आंसर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू साइड का स्क्वायर बाय 12, प्लेट का मास इनटू साइड का स्क्वायर बाय 12। फिर से एक बार बता दें, ये एक्सिस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, हम लोग जानते हैं ये दोनों 90 डिग्री पे होता है, तो ये एक्स एक्सिस बोले ये वाई एक्सिस बोले तो जेड एक्सिस के अबाउट बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, तो ये आई डी ये भी आई डी इक्वल टू आई जेड, तो 2id इक्वल टू आई जेड, तो आई जेड इक्वल तो आई डी इक्वल टू हो गया आई जेड बाई 2, और आई जेड जानते थे ma स्क्वायर बाय 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ma स्क्वायर बाय 12 हो जाए। इस तरह से स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग जान गए डायगोनल के अबाउट। तो पूछते रहता है ये क्वेश्चन हमेशा बार बार, स्क्वायर के डायगोनल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो इसको याद रखता है स्टूडेंट डायरेक्टली ma स्क्वायर बाय 6। अब रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का, वो निकालना बाकी है। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जितना अभी बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आप याद रखिए।